जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो प्रिंस जू था वो हेवनली डिमोनिक सेक्ट से अपने घर वापस जाने लगा था रॉयल फैमिली में। पर उसे नहीं पता था कि हेवनली सेक्ट लीडर च्योन वह भी उसकी कैरेज के साथ ही उसके सेक्ट पहुंच जाएगा। पर हमारा जो प्रिंस था उसने उसके महल में जो सारी चीज़ें चल रही थी उन सब के बारे में ही उस प्रिंस को बता दिया था और उसकी मदद करने का आश्वासन भी दिया। उस प्रिंस को पता चला कि उसकी फैमिली में अभी क्या सिचुएशन है और कितने ज़्यादा जासूस उसकी फैमिली को घेरे हुए हैं, तो उसने भी प्रिंस च्योन की बात मानने के लिए मंजूरी दी थी और वह भी प्रिंस च्योन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और पार्ट की लास्ट में वह दोनों ही रॉयल पैलेस में पहुंच चुके थे। चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। च्योन मन में ही सोच रहा था, इन कोर्ट के ऑफिसर्स को देखकर लग रहा है कि यह कोर्ट के ऑफिसर्स ना होते हुए काउंसिल एल्डर लग रहे हैं। इनके सभी एल्डर ने किसी न किसी मार्शल आर्ट को मास्टर करके रखा है और ये इनकी लीडर देख के लगता है यह तो मार्शल आर्ट के किसी हाईएस्ट रेलम पर पहुंच चुकी है। मिंग एम्पायर में केवल 4 ही ग्रुप है जो हाईएस्ट रेलम तक मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करते हैं, जिसमें आते हैं ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन और इंटरनल अफेयर डिवीजन, और साथ ही साथ एम्पेरियल गार्ड्स जिनको गोल्डन गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। एम्पेरियल गार्ड्स है उनकी टीम को छोड़कर जो ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड इंटरनल अफेयर है उन सभी को जो कोर्ट के ऑफिशियल्स है वो उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनको चैंग वी नाम से जाना जाता है। और एम्पायर की हिस्ट्री में चैंग वी वह होता है जो किसी भी रेकलेस एक्ट को ले सकता है। यह किसी सोशल जस्टिस पावर की तरह उभरे हुए हैं। जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता गया जो गोल्डन गार्ड्स थे उनको भी ईस्टर्न गार्ड में भेज दिया गया ताकि वह भी उनकी सहायता। और इन सब के परिणाम स्वरूप जो वेस्टर्न गार्ड्स के लीडर थे उनकी इक्वल स्टेटस था गोल्डन गार्ड्स के कमांडर के रूप की तरह। पर अब जब वो गोल्डन गार्ड्स के कमांडर उनके उसमें ही शामिल हो गए तो उन्हें भी उनके सामने झुकना पड़ता था। इसी कारण से दोनों ही गुट बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे। तभी ओ ताइसा जो कि ईस्टर्न डिवीजन की वाइस जनरल है और एक सेक्रेटेरिएट ऑफिसियर भी है और इस समय इनकी रैंक 3rd है ईस्टर्न डिवीजन में, वहाँ प्रिंस को ग्रीट करी सेकंड प्रिंस भी कहने लगते हैं, मुझे भी आपको देखे हुए कई समय हो गया वाइस जनरल। मन में ही गिरा था, ऐसा लगता है कि सेकंड प्रिंस को भी यह ऑफिसियल कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है। लगता है गोल्डन गार्ड्स के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिसने मार्शल आर्ट्स को हासिल किया है, पर अगर इनके जैसे और लोगों ने भी मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया होगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों को ढूंढना। वाइस जनरल कहने लगती है, योर हाइनेस आपने बहुत ज़्यादा ही हार्डशिप का सामना किया है, आप 100 माउंटेन्स को पार करके वहां तक गए थे। वहीं प्रिंस कहने लगता है, अरे नहीं यह सब कोई ट्रबल सब की बात नहीं है, हमारे मैजेस्टी का ऑर्डर था तो मुझे तो यह पूरा करना है। वाइस जनरल कहने लगती है, आप बारबेरियन ट्राइब के डीमन, मतलब कि हमारे ही प्रिंस च्योन की बात कर रही है, उनसे मिलने के बाद कुछ ज़्यादा ही बोलने हो गए हूँ, बहुत ज़्यादा ही इंप्रेसिव बात है यह तो। उसकी ऐसी बात सुनकर प्रिंस च्योन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर किसी को पता चले उससे पहले ही वह थोड़ा शांत भी हो जाता। वहीं जो प्रिंस था वो तो बहुत ज्यादा ही डर गया था प्रिंस के गुस्सा होने के कारण। वहीं गोल्डन गार्ड के जनरल कहने लगते हैं, राजकुमार के साथ हमारे गोल्डन गार्ड्स के सदस्य रहेंगे। वहीं वह वाइस जनरल कहने लगती है, मैजेस्टी की अथॉरिटी और उनकी इजाजत के बिना कोई सा भी 4th रैंक से ऊपर या फिर उससे नीचे वाला जो ऑनलाइन पैलेस में इंटर नहीं कर सकता है। पर अगर तुम इतना ही चाहते हो तो किसी भी एक साउथर्न मिलिट्री के कंपेनियन को हम अंदर जाने के अलाउ कर देंगे। इसकी बात सुनकर वह जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वह कहने लगते हैं, यह ऑफिसियल अपनी अथॉरिटी का गलत यूज कर रही है। जनरल कहते हैं अपने सारे गार्ड्स से, ठीक है अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। सारे गार्ड्स भी यस करके जाने लगते हैं। तभी वह पीछे से वह जो वाइस जनरल थी वह कहने लगती है, अरे आपको भी जाना पड़ेगा साउथर्न मिलिट्री के कमांडर। वह ऐसा हंसते हुए कहती है। इससे जनरल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी सेकंड प्रिंस कहने लगता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो ऑफिसियल, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे मैजेस्टी का ही ऑर्डर था कि हम साउथर्न मिलिट्री के कमांडर के साथ हमारे ट्रेवलर हो। तभी वाइस जनरल कहने लगती है, मैं माफी मांगना चाहूंगी योर हाइनेस। पर माफी मांगने जैसे उसकी शक्ल तो नहीं थी, वह हंसते हुए माफी मांग रही थी। वहीं प्रिंस गुस्सा होते हुए कह रहा था, जब से इनको पता चला है कि क्राउन प्रिंस ही न्यू लीडर बनेंगे हमारे पूरे एम्पायर के, तब से इन लोगों का रवैया बहुत ज्यादा ही बदल चुका है। बहुत ज्यादा एटीट्यूड से बात करते हैं यह लोग इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं एक इंपीरियल फैमिली के बंदे से। तभी प्रिंस च्योन कुछ कहने लगता है उस लीडर से। वह कह रहा था कि ज्यादा डोंट माइंड मत करो। प्रिंस च्योन कहने लगता है, मैं तुमसे सोंगयोंग पैलेस में ही मिलूंगा जब इवनिंग ड्रिंक। प्रिंस सोच रहा था, यह तो एक मॉन्स्टर है, यह चाहे तो अपना रास्ता कहीं से भी बना सकता है। वहीं नेक्स्ट दिन में सारे गोल्डन गार्ड्स जा रहे थे, वापस में यही बात कर रहे थे कि वह ऑफिशियल कितनी ज्यादा एनोइंग है, हमारे जनरल को हमेशा ही तंग करती रहती है, वह बहुत ज्यादा ही कुछ अकड़ू नहीं है। वहीं प्रिंस च्योन सोच रहा था, ऐसा लगता है यह इन सभी लोगों का आपसी मामला है, कुछ ज्यादा ही गहरा है, पर इस सबसे मेरा प्लान भी थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है। पर अभी के लिए तो मुझे उस गोल्डन गार्ड बैक च्योन को इन्वेस्टिगेट करना है। वह स्पाई था गोल्डन गार्ड, जैसा एम्पेरियल के स्पेशल एनवॉय ने बताया था कि 5 सस्पेक्टेड स्पाई हैं, जिनमें से 2 तो गोल्डन गार्ड्स में से ही हैं। हेल्डर हवाइन ने बताया। तभी इन सब गार्ड्स को जो कमांडर लीड कर रहा था वह कहने लगता है, ठीक है आप सबने हमारे प्रिंस को गार्ड किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। हमारे साउथर्न गार्ड मिलिट्री कमांडर चाहते हैं अब सब लोग रेस्ट कर सको, आपके लिए 4 दिन है, आप रेस्ट कीजिए। सभी गार्ड्स भी बेहद ही खुश जाते हैं। अरे 4 दिन, लगता है कोई वेकेशन की जैसे जाएंगे। कुछ गार्ड्स तो कह रहे थे, मुझे तो लगा था मुझे अब शेड्यूल को थोड़ा बदलना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के, पर अब उस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं प्रिंस जॉन भी सोच रहा था, चलो अब चल के पता किया जाए यून बैक होन
कौन है उसके कांटेक्ट में। और तभी एक गार्ड कहता है, ली हान, हमें कुछ देर के लिए चलना चाहिए कहीं पर और कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। ली हान इस समय हमारे प्रिंस का ही नाम है क्योंकि वह ली हान की बॉडी में ही आया हुआ है। वही प्रिंस कह रहा था, अच्छा लगता है ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, चलो ठीक है। वह बोलता है चलो। वह गार्ड करता है, मुझे फॉलो करो तुम। फिर यह दोनों धीरे धीरे एक मैंसन के अंदर जाते हैं। वह जैसे ही उस मैंसन के अंदर जाते हैं, वहाँ खड़े हुए गार्ड उन्हें सल्यूट करते हैं। वहीं प्रिंस च्योन सोच रहा था, यहाँ कुछ जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है, यह जानबूझ के ही ऐसा चल रहा है कि सारे गार्ड इसको नोटिस कर। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो है जो छुपा रहा है। वहीं नेक्स्ट सीन में वहाँ लोग जाते हैं और एक जगह पे रुकते हैं और वह जो कैप्टन होगा, गार्ड है जो भी है, वह ब्लैक कलर के कपड़े को उठाता है और कहता है, इसे लो और इसे पहन लो। और वह कहता है, इसे पहन लो क्योंकि हम अभी चुपचाप से फोर्थ जो हेडिंग है उसके अंदर जाने वाले हैं। प्रिंस च्योन भी हाँ कहते हुए उसे पहन लेता है और वह दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। दोनों किसी भी गार्ड की नजरों में से बचते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें आना था। यहाँ पर तो राइस को स्टोर किया जाता है। वही प्रिंस कह रहा था, यहाँ पर तो बहुत से ही मार्शल आर्टिस्ट की मुझे एनर्जी फील हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मार्शल 6 ब्लेड क्लेन के जो लोग हैं वह यहीं पर मीटिंग करते हों अपनी। तभी वह कैप्टन एक जगह का दरवाजा ओपन करता है और उसके अंदर आ जाते हैं। उस रूम के अंदर इनके जैसे ही बहुत सारे ब्लैक चोगा को ओढ़े हुए बहुत सारे लोग खड़े हुए और एक बंदा चावल की ढेरियों के ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा लगता है ये सब लोग लीड कर रहा था। च्योन भी कह रहा था, लगता है यही इनका रिंग लीडर है। पर जैसे ही वह थोड़ा वहीं जो गार्ड उसे लेकर आया था वह कहने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुमने ली हान के साथ किया है। ऐसा कहकर वह सभी के सामने उसे फेंक देता है और कहने लगता है, सभी लोग इसे लोगों को घेर लो। उसकी आवाज़ सुनकर वह जितने भी लोग थे वह सभी लोग च्योन के आने खाने खड़े हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। और वहीं वह कहने लगता है, यह जरूर एक स्पाई हो। पर च्योन कहने लगता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो बैक्यून, चुप हो। पर तभी वह कहने लगता है, तुम ली हान नहीं हो क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप में थे। हम जब भी आपस में अनऑफिशियल बात करते हैं तो ये अनावश्यक वर्ड उनका यूज़ नहीं करते थे। और जब से मैंने तुम्हें यहाँ आने का ऑर्डर दिया था तुम मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो, तुम कितने ही ज्यादा मूर्ख हो जो खुद से ही एक टाइगर के केव में आ चुके हो। तभी उन सबको जो लीड कर रहा था वह कहने लगता है, इसे जल्दी पकड़ो और इसे अपने घुटनों के नीचे बिठाओ। वहीं जो बंदे होते हैं वह कहने लगते हैं, यह लगता है बहुत ज्यादा वीक लेवल का है, इसकी मार्शल आर्ट भी सेंस नहीं हो रही है क्योंकि मुझे तो। वह लोग जैसे ही च्योन के ऊपर हमला करते हैं, च्योन केवल अपनी उंगली से केवल एक फ्लिक करता है जिसकी पावर प्रेशर के कारण ही वह दूर जाकर गिरते हैं। वह सभी जो ब्लैक चौका उड़े हुए थे वह सभी इसकी इतनी ज्यादा भयानक टेरिफाइंग पावर को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। चौंके भी क्यों ना, च्योन के केवल एक फ्लिक करने के कारण उसके पीछे जितने भी सिपाही आ रहे थे वह सभी दूर जाकर गिरते हैं और बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। जो लोग बच गए थे वह कहने लगते हैं, आखिरकार कैसे इतनी ज्यादा पावरफुल। वहीं उनका जो लीडर कह रहा था वो भी चौंकते हुए, क्या केवल एक फिंगर फ्लिक से ही उन्होंने सबको निपटा दिया, आखिरकार यह कौन हो सकता है, आखिर यहाँ पर क्यों आया है यहाँ। वह उनका लीडर कहने लगता है यह कोई ऑर्डिनरी स्पाई नहीं है, लगता है अब मुझे ही इसके साथ लड़ना होगा। वहीं जो प्रिंस च्योन को यहाँ पर लाया था वह कह रहा था, जो हमारे ग्रेट होल मास्टर है यह हम सब में ज्यादा पावरफुल है, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे ग्रेट मार्शियल होल के बंदे ही जीते। उनका जो ग्रेट होल मास्टर है वह बहुत ज्यादा तेज स्पीड से आता है और च्योन को बीच में से ही काट कर आगे चल जाता है। पर यह रियल च्योन नहीं था, यह केवल उसका एक मिराज। वह जैसे ही अपने सामने देखता है वह देखता है च्योन उसके सामने ही है। वह कह रहा था, तुम तो बहुत अच्छी एक सोर्ड पजेस करते हो। कह रहा था, यह सोर्ड भी बहुत बेहतरीन है। वैसे उसने इस बंदे का हार्ट काट दिया था और उनका ग्रेट होल मास्टर अपने हाथ पकड़ के बैठ के रो रहा था। वहीं एक और बंदा गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम सब क्या कर रहे हो, जाओ उसके ऊपर हमला करो। और जितने भी गार्ड्स थे वह सभी अपना वेपन को निकाल लेते हैं और च्योन के ऊपर हमला करने के लिए उसे घेरने लगते हैं। पर च्योन अपने टेलीकाइनेस पावर का यूज करते हुए एक एक को पटक पटक के उठा के पटकता है, जिसके कारण वह कुछ भी कर ही नहीं पा रहे थे। च्योन बस अपने हाथों के इशारे से इधर से उधर पटकते हुए उन्हें मारे जा रहा था। वैसे भी च्योन इस समय ट्रांसेंडेंट रेलम से भी ऊपर जा चुका है और यहाँ तो उसके सामने बस कीड़े मकोड़ों की तरह है और कुछ नहीं। इन सबका जो होल मास्टर था यह सब सामने मंजर को देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है, कांप जाता है। वह तो यही सोचा था, आखिरकार मैंने यहाँ क्या देख लिया। वैसे भी च्योन ने अपनी जगह से एक कदम नहीं बढ़ाया था और न पीछे हटा था। उसने अपनी जगह पे खड़े होते हुए ही पूरे होल में तबाही मचा दी। तभी उनका होल मास्टर भागने लगता है और एक बंदा च्योन के पीठ पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर च्योन अपनी केवल छोटे से हमले से ही उसकी हेड को उसके धड़ से काट देता है। उनका जो लीडर था वह तो बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था। वह कह रहा था, इसने उन सभी को बिना मस्ती के केवल कुछ ही क्षणों में हरा दिया। यहाँ तो सबको बस कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जा रहा है। जो उनका सेकंड लीडर था उसे अपनी टेलीकाइनेस पावर का यूज करते हुए उठाते हुए अपने पास बुलाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कहता है, बताओ कौन टाइगर के माउथ में आ चुका है और तुम किस टाइगर के माउथ की बात कर रहे थे। वैसे यहाँ कोई और नहीं, या वही उन सारे एम्पेरियल कोर्ट के जो बंदे थे उनका वाइस कैप्टन है। च्योन मन में ही सोचा था, यह तो एक मार्शल मास्टर के लेवल पर है और इसकी इंटरनल एनर्जी भी यन एनर्जी की तरह है और इसकी टेक्निक है यह कहीं से भी ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लेन से मैच नहीं कर रही। फिर वह उससे पूछ लेता है, क्या तुम ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लेन के एक स्पाई हो। वह वाइस जनरल कहने लगती है, अरे कौन से गॉड ब्लेड क्लेन की बात कर रहे हो तुम।
चियोन भी सोच रहा था ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ झूठ बोल रही है, क्या मैंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। तभी चियोन अपने हाथ का यूज करते हुए उस बंदे को अपने पास बुलाने लगता है जो उसे यहाँ पर लेकर आया था। वहीं वो बंदा सोच रहा था आखिरकार यह कितना पावरफुल है, इसने अकेले नहीं इन सभी को हरा दिया है। और इसके सामने तो हमारा जो ईस्टर्न हॉल के जितने भी एक्सपर्ट थे वो तो सब केवल एक छोटे बच्चों की तरह लग रहे थे इसके सामने। वह उससे पूछने लगता है कि गोल्डन गार्ड एम्पेरियल गार्ड्स के मेंबर उनमें से कोई एक कास्टर्ड ईस्टर्न हॉल के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में क्यों है। वह कुछ जवाब नहीं देता है तो चियोन कहता है अरे तुम कितने ज्यादा लॉयल बन रहे हो एक स्पाई के रूप में। तभी चियोन अपनी पावर का यूज करते हुए उसके हाथ पांव को अकड़ने लगता है और मोड़ने लगता है। चियोन कहता है अगर तुम अब भी मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को भी इसी तरह तोड़ दूं, अपनी गर्दन को झुका हुआ मान गए हो तो। तभी वह झुकते हुए कहता है मैं ईस्टर्न हॉल का एक स्पाई। चियोन कहता है अच्छा तुम भी एक कास्टर्ड हो फिर तो। वह कहता है वह स्पाई कहता है नहीं मैं केवल वहां पर ट्रेनिंग की। वही चियोन कहने लगता है अरे कितना ज्यादा बेकार है, यह तुम मेरे लिए कचरा है। फिर चियोन कहता है आखिरकार फिर तुम इंपेरियल पैलेस के डेलीगेशन के साथ कैसे पहुंच गए और तुम प्रिंस जियोटियन के ऊपर नजर रख रहे थे। वहीं जो वाइस जनरल थी वह कह रही थी आखिर कैसे कैसे हो सकता है, यह कैसा बंदा है जो हमारे प्रिंस को भी बिना किसी सम्मान पूर्वक ऐसे बुला रहा है, क्या यहाँ उनके फॉलोवर्स में से कोई एक नहीं है। तभी वह स्पाई कहने लगता है मुझे तो बस यही पता लगाने का आदेश दिया गया था कि वह कुछ एग्रीमेंट तो नहीं कर रहे हैं हेवनली डीमनिक सेक्ट के साथ। प्रिंस चियोन मन में ही कह रहा था अच्छा यह सीक्रेट एग्रीमेंट, अच्छा लगता है कि ईस्टर्न हॉल भी जो बैटल है सक्सेशन के लिए सक्सेसर को चुनने के लिए उसमें पार्ट ले और यह चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंस जियोन है वह कोई भी अचीवमेंट को हासिल ना कर पाए। तभी वह स्पाई झुकने लगता है, कहने लगता है प्लीज मुझे छोड़ो, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं हाँ मैक्स श्योर करूंगा कि जो प्रिंस जियोन है उन्हें कोई भी आगे तकलीफ ना। वहीं जो सेकंड वाइस कैप्टन थी वह सोच रही थी आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इस बंदे को ट्रेनिंग दी थी कि अगर यह पकड़ा जाए तो खुद की ही जान ले पर अब देखो यह कैसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। पर प्रिंस चियोन गुस्से में कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सब बता देते हो तो। वह स्पाई कहने लगता है सॉरी पर आप क्या कहना चाहते हैं। पर इतने में चियोन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसकी गर्दन को तोड़ देता है। प्रिंस चियोन सोच रहा था मुझे तो इन सबको एक बार में ही मार डालने का मन कर रहा है, पर अगर ऐसा कर लूंगा तो रॉयल फैमिली को संदेह हो जाएगा, उनकी सिक्योरिटी बिगड़ जाएगी और अगर ऐसा होता है तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी उन स्पाई को ढूंढने। फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह जो वाइस जनरल कह रही थी वह कहने लगती है प्लीज अब मेरी बात सुनिए। वाइस जनरल कहने लगती है आप हमारे गेस्ट क्यू के रूप में क्यों नहीं आ जाते, हमारी ईस्टर्न रिपोर्ट उन लोगों की बहुत ज्यादा ही वैल्यू करती है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। चियोन मन में सोच रहा था क्या यहाँ उसमें ही काम करती है, अगर ऐसा है यह मुझे उसमें ज्वाइन भी करवा सकती है तो जरूर इसकी रैंक कुछ हाई ही होगी। अरे यह कितनी मजेदार बात है ना कि ईस्टर्न रिपोर्ट मुझे अपना रेजिडेंटियल गेस्ट बनाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा। वहीं वाइस जनरल कह रही थी इसने अपनी ग्रिप को लूज कर लिया थोड़ा, तो जैसा मैंने सोचा था मेरा अजम्पशन करेक्ट निकला, इसने अपना मिशन को फेल कर दिया है और मैंने सोचा ही था अगर मैं इसे कुछ दूंगी तो ये जरूर काम करेगा। वह कहने लगती है मैं ईस्टर्न रिपोर्ट की ग्रेट होल मास्टर हूँ और मेरे पास इतनी अथॉरिटी तो है ही कि मैं जनरल से कहकर किसी को भी हमारे साथ शामिल कर सकूं। चियोन हमें बताता है जनरल सब में ऊपर रैंक आती है पर उसके नीचे आते हैं लेफ्ट इमेजिनरी और राइट इमेजिनरी और उनके बाद आते हैं ग्रेट होल मास्टर और सबसे नीचे आते हैं होल मास्टर और यह है ग्रेट होल मास्टर, मतलब कि 4th नंबर पे है पावर के मामले में। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप हमारे वेस्टर्न रिपोर्ट के एक गेस्ट बनना चाहेंगे। वही चियोन सोच रहा था क्या इन लोगों का गोल्डन गार्ड और वेस्टर्न गार्ड इन दोनों के साथ ही कुछ झगड़ा चल रहा है, सच में है तो मैं जरूर ही उन स्पाइस को ढूंढ पाऊंगा और वेस्टर्न रिपोर्ट के साथ साथ वो जो 6 मार्शल ग्रेट क्लेन के जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पाऊंगा जैसा कि एल्डर हुआन मुन ने कहा था। लगता है जितना मैंने सोचा था चीजें उससे ज्यादा ही बिगड़ने लगी। मैंने पहले तो मन था कि उनके मामलों में नहीं पड़ूंगा पर अब लगता है मुझे कुछ अपना खेल भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चियोन कहने लगता है मैं कह नहीं सकता कि तुम्हारे डिपो को ज्वाइन करूंगा या नहीं। तभी वहाँ मन में और सोचते हुए कहता है मुझे लगा ही था अगर वह लोग किसी काबिल मार्शल आर्टिस्ट को देखेंगे तो उसे छोड़ेंगे तो नहीं है सही, पर अगर मैं उनकी बात मान लूं तो मेरा ही अपर हैंड होगा इन सब में। फिर वह कहने लगती है सर मैं आपको एक चीज का भरोसा दिला सकती हूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो मुझे तो यह नहीं पता आपको क्या मिला है पर आपको जहाँ भी उन्होंने देने का कहा था हम उससे कहीं गुना ज्यादा आपको दे सकते हैं। इस बात से प्रिंस जियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ सब कुछ केवल पैसों के लिए किया है। तभी वह गड़गड़ाते हुए कहती है नहीं नहीं मेरा कहने का यहाँ मतलब नहीं था, आप मेरी बात को समझिए। तभी चियोन कहता है तो फिर क्या मतलब था तुम्हारी बात का। कहती है कि आप बेसिक बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, अगर आप चाहें तो मैं जनरल से कह सकती हूँ वो आपको सोल किंग की पोजीशन दे सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है सोल किंग जू टैन्यू यहाँ जो वह पर्सन है जो मैजेस्टी और जो प्रिंस है उसके समय ज्यादा ही क्लोजेस्ट है और कई सारे कर्मचारी उसके अंडर आते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। उसके ऑफर को सुनकर प्रिंस जॉन उसे छोड़ देते हैं। वही प्रिंस
उसे ग्रीट करते हुए कहता है, फिर ठीक है द ग्रेट होल मास्टर, मैं सब चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। वहीं रात के अंधेरे में किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। केवल सर्वेंट आती है, जियान पैलेस में आती है, जो कि सर्वेंट का रेजिडेंस है, जिसको व्हाइट फ्लावर मैनर के नाम से जाना जाता है। वहाँ आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे कई सारे लोग उसके ऊपर नजर भी रखे रहे थे। उसके पीछे जो कोई बंदा खड़ा हुआ था, वह कह रहा था, इतने अंधेरे में वह अपना रास्ता देख पा रहा है, लगता है यह इस रास्ते से रोजाना ही आता जाता है, पर इसे तो पता भी नहीं होगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वैसे भी इसकी एनर्जी देख के लगता है यह बहुत कमजोर लेवल का बंदा होगा। पर आखिरकार यह जा आ रहा है, जो बंदा उसका पीछा कर रहा है वो है हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट का मेंबर, जिसको डार्कनेस सेक्ट भी कहा जाता है। तभी वह जो बंदा जिसका पीछा कर रहा था, उसके पास कोई आने लगती है। वह उसको देख के कहता है, अरे यह तो एक मेड है, यह देखने में कितनी बुढ़ी लग रही है, पर इसके आउटफिट को देख के लग रहा है यह किसी हाई रैंकिंग पे जरूर। पर आखिरकार वह दोनों क्या बात कर रहे हैं, यह कुछ ज्यादा ही दूर है तो सुन नहीं पा रही है। तभी वह मेड वहां से गायब हो जाती है और पलक झपकते ही उसके पीछे जाती है और कहती है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वह बंदा जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वह साइड करके डोज कर लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है और कहने लगती है, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही चूहे हैं जो उछल रहे हैं, अब समय है उन चूहों को पकड़ने का। वह जैसे ही ऐसा कहती है, उसके पीछे कई सारे लोगों की आंखें दिखाई जाती हैं। वहीं हमारा सीन चेंज होता है। आपके जैसा कोई मार्शल आर्टिस्ट हमारे ईस्टर्न डिपोर्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे जनरल बहुत ज्यादा ही खुश होंगे जरूर ही। वहीं प्रिंस तो मन में ही कह रहा था, यहाँ कितनी पकाऊ है, कितना बकबक करती है, मुझे लगा नहीं था कि ही ब्योंग के अलावा भी कोई दूसरा मुझे मिलेगा जो इतना पकाता होगा। तभी वह कहती है, हम पहुंच गए, यह वही जगह है जहाँ पर हमें आना था, यह कहीं और नहीं ईस्टर्न हॉल में आए हैं, जिसको वेयर द ईस्टर्न डिपोर्ट भी कहा जाता है। तभी वहां जाके एक गार्ड से पूछती है, क्या जनरल आ चुके हैं। वह गार्ड कहता है, नहीं अभी तक नहीं आए। वहीं वह वाइस जनरल बहुत ज्यादा सोचने में पड़ जाती है, क्योंकि वह उनका जनरल अभी तक आया नहीं था। वह सोच रही थी, क्या मुझे उनके आने के लिए रुकना चाहिए या उनकी इजाजत के बिना ही मैं इन्हें पैलेस के अंदर ले जाऊँ। आखिर करूँ क्या मैं, अपने जनरल के बिना इजाजत के ले जाऊँ कि नहीं, मुझे कम से कम किसी राइट एमेजरी की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तभी चियोन पूछता है, आखिरकार क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। आप कैसे सोचते हैं कि हम पहले इमेजिनरी गेम से मिलने, इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जैम से मिलने इमेजिनरी गेस्ट हॉल में वहां पर पहले। सियोन भी कहता है, ठीक है चलो फिर आप इधर आइए, गेस्ट हॉल कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा कहते हुए वह उसे गेस्ट हॉल में ले जाने लगती है। तभी प्रिंस सियोन को किसी बहुत ज्यादा पावरफुल का अंदाजा होता है और उसे सेंस करके उधर देखने लगता है। वह भी पूछने लगती है, सर क्या हुआ, आखिर क्या देख। वहीं प्रिंस सियोन सोच रहा था, आखिरकार ये क्या है, यह किसी परग्रही एनर्जी की तरह लग रही है। नेक्स्ट सीन ईस्टर्न हॉल के नॉर्थन मैनर का दिखाया जाता है। मैनर के अंदर बहुत सारे सिपाही और गार्ड इकट्ठे खड़े हो रहे थे। वहीं पर ईबोंग सोच रहा था, आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए, मैंने तो वह कार्य भी अभी तक नहीं किया है, पहले के जैसा पहले होता हुआ आया है। जो ह्यू ब्योंग है वो प्रिंस जॉन को हमेशा ही फॉलो करता आया है, इसलिए उसने इस बार भी मार्च को ज्वाइन कर लिया उनके साथ। जैसे डार्कनेस का सेक्ट लीडर है और जिससे ही इन्फ्लुएंस होकर ह्यू ब्योंग है वह भी किसी एक करने के लिए ही वहां पर गया है। और काफी प्रयासों के बाद ह्यू ब्योंग डायरेक्टली मैनेज करने में सफल हुआ उस स्पाई के साथ जिसके पीछे वह गया हुआ था। जो ह्यू ब्योंग है वो ईस्टर्न डिपोर्ट के अंदर भी जा चुका है। अभी तक तो सारी चीजें सही चल रही है। तभी एक कोर्ट का मेंबर उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट भी अच्छी है और तुम्हारा फेस नहीं, तुम्हें बनाए भी बड़े अगर इस तरीके से है, इसलिए आज शाम को हमारा जो हॉल है उसमें आओ। बेचारा जो ही ब्योंग था वो किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाता उससे पहले ही उसे किसी काम में लगा दिया गया। वहीं वह कह रहा था, मुझे जल्द ही इन सब चीजों से निपटना होगा और डीमन लॉर्ड को इन सब चीजों के बारे में बताना होगा, पर अभी के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसे बचने के लिए। वह कह रहा था, मेरे साथ जो बंदे चुने गए हैं वह मार्शल आर्ट में काफी अच्छे हैं, पर इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अभी भी यह नहीं पता है जो मेरे सामने इमेजिनरी गेम बैठे हैं उनकी मार्शल आर्ट रलम क्या है। वहीं हमें दिखाया जाता है कौन है ईस्टर्न डिपो के गेम ये लेफ्ट इमेजिनरी। वही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो गेम ये थे वो किसी एक मिस्टीरियस लेडी से बात कर रहे थे। वह लेडी उनसे वह कह रही थी जो प्रिंस की सेरेमनी है वह हैनो इवेंट के द्वारा डैनो फेस्टिवल के दौरान ही ऑर्गेनाइज की गई है, इसलिए तुम मेरे लिए भी एक शेड्यूल बना लेना। अभी लेफ्ट इमेजिनरी गेम कहने लगते हैं, वैसे तो अभी तक वोटर मैरिजन की जगह को तय नहीं किया गया है और जो प्रोसीजर था उसने भी अपनी जान को गवा दिया है क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को कमजोर समझा। और अगर हम स्वॉर्ड वैली में हुई उस घटना के कारण कुछ जल्दबाजी करते हैं वह कुछ आगे कह पाता, इससे पहले ही उसके गाल पर एक कट लग जाता। यह कोई और नहीं उसी लेडी ने लगाया था। वह बहुत जल्दी पसीना पसीना हो चुका था गेम तो। फिर वह कहने लगती है, गेम ये तुम मेरे सबॉर्डिनेट और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मेरे पीठ के पीछे बात करे, इसलिए जितना मैंने तुमसे कहा है तुम उतना ही करो। वहीं गेम सोचने लगता है, अच्छा तो यह सच है कि वह 6 सेक्टर लीडर में से सब में ज्यादा ही पागल है। यह इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे कर सकती है मुझ पर हमला करने के लिए, जबकि यह जानती है कि मैं रॉयल पैलेस में ऐसे ही घूमता रहता। तभी एक बंदा आके कहता है, इमेजिनरी गेम आपने जैसा कहा था मैंने मोस्ट टैलेंटेड बंदों को चूज करके लेके आ चुका। तभी वहाँ इमेजिनरी गेम करने लगता है, वह वहाँ पर बैठा हुआ क्यों है, उसे कहो वह जल्दी ही कहे, मुझे जाना भी है जल्दी। बातें सुनकर जो गार्ड उनको लेकर आई थी चूज करते हुए वह सभी हंसने लगते हैं और जो बैक्यून था
वो बहुत ज्यादा ही घबराने लगता है। तभी बेख्यून कहने लगता है, आखिरकार यहाँ सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। तभी जो गैम था वो कहने लगता है, आखिरकार वो कौन है जो अभी खांसी रहा। वही बेख्यून कहने लगता है, अरे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, पर चलो नहीं, मैं तो शांत रहूंगा, मैं चुप ही रहूंगा, यहाँ पर जो होने वाला है होने दो, मैं कुछ नहीं कहने जा सकता। अब पता नहीं और क्या बुरा हो सकता है। वहीं जो लेफ्ट इमेजिनरी है वो गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार कौन है, वह कौन है जिसने जो अभी खांस रहा था। इसके साथ ही हमारा सीन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अब आगे हीक ब्योन के साथ क्या होगा यहाँ देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।